Hello friends, today I am discussing about the clinical enzymology. Enzymes are catalysts that increase the rate or velocity of a physiologic reaction. Each and every reaction in the body takes place with the help of enzyme. In general, most of enzymes are present in the cell as at much higher concentration than in the plasma. Measurement of their level in the plasma indicate whether this tissue of origin of damage, leading to the release of intracellular components into the blood. This form of basis of clinical enzymology. Thus, clinical enzymology refers to measurement of enzyme activity for the diagnosis and treatment of disease. तो एंजाइम्स बेसिकली कैटलिस्ट होते हैं जिनका रोल होता है कि वो किसी भी टाइप की फिजियोलॉजिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर दें, उसकी रेट को इंक्रीज कर दें. ये एंजाइम्स मोस्टली सेल्स के अंदर इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट सेल डैमेज ये प्लाज्मा में रिलीज़ हो जाते हैं और प्लाज्मा में रिलीज़ होने पर इन्हें जब मेज़र किया जाता है तो हम डिसीज़ का डायग्नोसिस कर पाते हैं. एंजाइम्स दो टाइप के होते हैं. पहला फंक्शनल एंजाइम्स, फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम्स एंड नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम्स. फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम्स क्या हैं? दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन हायर कंसंट्रेशन देन द टिश्यू. तो फंक्शनल प्लाज्मा वो एंजाइम्स वो होते हैं जो प्लाज्मा में हायर कंसंट्रेशन में मिलते हैं. दे फंक्शन इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में ही फंक्शन करते हैं. ये मोस्टली सिंथेसाइज बाय द लीवर से सिंथेसाइज होते हैं. यूजुअली डिक्रीज इन द डिसीज कंडीशन. तो जब भी डिसीज होगी ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसका एंजाइम का कम हो जाएगा. ओके, एग्जाम्पल क्या है? क्लॉटिंग एंजाइम्स और लिपोप्रोटीन लाइपेज. तो लिपोप्रोटीन लाइपेज जैसे कि ये मिलता है प्लाज्मा में और इसका मेन फंक्शन होता है कि एडिपोज टिश्यू से जितना भी फैट है उसको उसका हाइड्रोलिसिस करना और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना. ओके, या फिर उसका और ब्रेकडाउन करना, फर्दर ब्रेकडाउन करना. जो क्लॉटिंग एंजाइम्स होते हैं ये हमें पता है क्लॉटिंग एंजाइम्स क्या होते हैं, ये क्लॉटिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम्स क्या होते हैं? दे प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एट लोअर कंसंट्रेशन देन द टिश्यू. टिश्यू में कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा मिलेगा और प्लाज्मा में इसका लोअर कंसंट्रेशन मिलेगा. डू नॉट हैव एनी फंक्शन इन द प्लाज्मा. ऐसे इसका मेन रोल प्लाज्मा में फंक्शन नहीं करते. मोस्टली सिंथेसाइज बाय लीवर, स्केलेटल मसल, हार्ट एंड ब्रेन. यूजुअली इंक्रीज इन द डिसीज कंडीशन. तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है डिसीज के टाइम पर और जो फंक्शनल प्लाज्मा है इसका कंसंट्रेशन घटता है. एग्जाम्पल है क्रिएटिन काइनेज, एलेनिन, ट्रांसएमिनेज एक्सेट्रा. Measurement of this enzyme in the plasma can be used to assess cell damage and proliferation. There is a diagnosis of disease. तो अगर जब भी सेल डैमेज होता है तो सेल डैमेज होने पर इसका हम डायग्नोसिस कर पाएंगे कि अब प्लाज्मा में इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया है. असेसमेंट ऑफ सेल डैमेज एंड प्रोलिफरेशन. तो जब भी सेल डैमेज होगा इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा इन द प्लाज्मा और हम इसका कंसंट्रेशन जो बढ़ा हुआ है उसको हम डायग्नोस कर पाएंगे. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एंजाइम्स का कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ता हो. तो कभी कभी जब एंजाइम का कंसंट्रेशन घट जाता है तब उस कंडीशन में भी हम डिसीज़ को डायग्नोस करते हैं, है ना. तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम में, तो यहाँ पर क्या होता है डिसीज़ कंडीशन में इंक्रीज़ होता है, पर जब फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम्स में देखेंगे तो यहाँ पर जो डिसीज़ कंडीशन में फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम का कंसंट्रेशन जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है. ओके, तो localization of damage. Enzymes used to measure tissue damage are present in nearly all cells with varying concentration, so the measurement may indicate an abnormality, but the specific diagnosis cannot be made. For example, if there is circulatory failure after cardiac arrest, very high plasma level of enzyme originating from many tissues may occur because of hypoxic damage to the cell and reduced rate of clearance. The raised plasma level of cardiac enzymes do not necessarily mean that myocardial infarction caused to arrest. तो ज़रूरी नहीं है कि लोकल सेल डैमेज से होने वाला जो एंजाइम रिलीज़ है उससे ये पता चल जाए कि हमें वही डिसीज़ हुई है. जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जो कार्डियक एंजाइम्स हैं वो उसका प्लाज्मा लेवल बढ़ जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उससे मायोकार्डियल इन्फेक्शन ही हुआ हो, ऐसा हम क्लियर कर सकें. क्योंकि द डायग्नोसिस प्रिसाइज of plasma enzymes analysis
मे बी इम्प्रूव्ड बाय एस्टिमेशन ऑफ मोर देन वन एंजाइम। इसीलिए क्या होता है कि एक एंजाइम से आप ये नहीं कह सकते कि डिसीज़ हुई, क्योंकि मल्टीपल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिसीज डायग्नोसिस। Many enzymes are widely distributed, but their relative concentration may vary in the different tissue. For example, alanine and aspartate transaminase are abundant in the liver. The concentration of aspartate transaminase is much greater than the alanine transaminase in the heart. तो हार्ट में जो एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज है इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा, हार्ट में एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज का कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा, जबकि लीवर में एलेनिन ट्रांसएमिनेज का कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा। हालांकि लीवर में एलेनिन और एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज दोनों ही बनते हैं, ओके, लेकिन फिर भी लीवर में एलेनिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कि एस्पार्टेट और एलेनिन दोनों ही बढ़े हुए निकल रहे हैं, तो ये आप ज़रूरी नहीं है कि केवल लीवर डैमेज हो सकता है हार्ट डैमेज भी हो। इसको हम थोड़ा सा आगे स्टडी करेंगे, क्योंकि एंजाइम्स के ओरिजिन अलग अलग जगह हो सकते हैं। Isoenzyme determination. Some enzyme exist in more than one form. These isoenzymes may be separated by their different physical and chemical properties. If this originate in different tissues, such identification will give more information than the measurement of the plasma total enzyme activity. For example, creatine kinase may be derived from skeletal and cardiac muscle, but one of its isoenzyme is found predominantly in the myocardium. तो बहुत सारे आइसोएंजाइम्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में होते हैं। जैसे क्रिएटिन काइनेज है, वो स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में मिलेगा, लेकिन उसका एक आइसोएंजाइम ऐसा भी है जो मायोकार्डियम में मिलता है, ओके। तो जो आइसोएंजाइम्स होते हैं बेसिकली ये जो होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मिलते हैं। तो हो सकता है एक पार्ट में डैमेज हुआ हो तो आइसोएंजाइम का एक जगह का कंसंट्रेशन बढ़ जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी दूसरे ऑर्गन से जहाँ उसका सिंथेसिस होता है वहाँ से उसको कोरिलेट कर लें। सीरियल एंजाइम एस्टिमेशन, द रेट ऑफ चेंज इन द प्लाज्मा एंजाइम एक्टिविटी इज रिलेटेड to the balance between the rate of entry and rate of removal from the circulation. A persistently raised plasma enzyme activity is suggestive of the chronic disorder or occasionally of impaired clearance. The disturbance of enzyme within the cell may differ. ऐसा हो सकता है कि कोई भी एंजाइम का जो सिंथेसिस हो रहा हो वो ज़्यादा हो रहा हो, रिमूवल कम हो रहा हो, या ऐसा हो सकता है कि सिंथेसिस जो है नॉर्मल हो रहा हो लेकिन उसका रिमूवल ज़्यादा हो रहा हो। तो कहीं ना कहीं इम्बेलेंस हो जाता है एंजाइम और इसके कारण भी डिसीज़ डायग्नोस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एलेनिन ट्रांसएमिनेज एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आर प्रीडोमिनेंटली लोकेटेड इन साइटोप्लाज्मा। तो जो एलेनिन ट्रांसएमिनेज है और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज मेनली कहाँ मिलते हैं? साइटोप्लाज्मा में। एंड ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। Whereas aspartate transaminase occur in both the cellular compartment, means aspartate transaminase कहाँ मिलता है? aspartate transaminase माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, साइटोप्लाज्म में मिलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। aspartate transaminase जो होता है वो साइटोसोल और माइटो यहाँ दोनों में मिलता है। जो एलेनिन ट्रांसएमिनेज है और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज प्रेडोमिनेंटली लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म। तो जो ALT है एंड जो LDH है इनके दोनों कहाँ मिलते हैं? साइटोसोल में, ओके। तो इनका लोकेशन भी अलग अलग हो सकता है कि कौन कहाँ पर मिले। आइसोएंजाइम्स पे आते हैं अब। तो आइसोएंजाइम्स क्या होते हैं? आइसोएंजाइम्स आर ऑल्सो नोन एज आइसोजाइम are enzymes that differ in the amino acid sequence but catalyze the same chemical reaction. तो देखो ये इनके डिफरेंट एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, एमिनो एसिड सीक्वेंस हो सकते हैं, लेकिन इस सेम टाइप की केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। मतलब एक आइसोएंजाइम का काम अगर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करने का है तो दूसरे आइसोएंजाइम का भी काम कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन करने का ही होगा। हो सकता है कि इनका एमिनो एसिड सीक्वेंस अलग अलग हो। इसमें और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? हो सकता है कि ये इसके मल्टीपल जीन लोकाई हों, अलग अलग जीन्स से इनका एक्सप्रेशन हो रहा हो, ये सब भी हो सकता है। और ये भी माना गया है कि
क्लोजली लिंक्ड जीन्स से भी इनका ओरिजिनेशन हो सकता है। तो एक्सप्रेशन जो है अलग अलग जीन्स से इनका हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, इवोल्यूशन फ्रॉम ए सिंगल फॉर्म पॉसिबली ड्यू टू लॉन्ग टर्म म्यूटेशन। तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म म्यूटेशन होने से ये एक टाइप का जो पॉलीपेप्टाइड है वो डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन के कारण डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गया हो, पर उसका वर्क सेम हो। दे वेरी विथ रिस्पेक्ट इन देयर काइनेटिक, इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक पैरामीटर्स इनका अलग अलग हो सकता है, यानी कि केम वैल्यू अलग अलग हो सकती है इनकी। इलेक्ट्रोफोरेस्टिक मोबिलिटी अलग अलग हो सकती है, मतलब एक ही टाइप के आइसोएंजाइम्स को आपने जब इलेक्ट्रोफोरेसिस किया तो अलग अलग पैटर्न पे मूव करेगा। एंड लोकेलाइजेशन हो सकता है कि वो अलग अलग ऑर्गन्स में सिचुएटेड हो। ओके, सो दे ऑल हैव इंडिपेंडेंट एक्शन। तो ये एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होते हैं कि भाई एक एंजाइम निकलेगा तभी दूसरा एंजाइम निकलेगा। तो ये जो आइसो एंजाइम्स होते हैं इनका इंडिपेंडेंट एक्शन होता है। अब ऐसे फॉर एग्जांपल लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस के 5 एंजाइम्स होते हैं, LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 एंड LDH5। इसको हम आगे पढ़ेंगे। दे कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक अफेक्टेड टिश्यू। तो इसको हम किसी स्पेसिफिक टिश्यू के अफेक्ट होने पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दे कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर एंड कैन बी क्लिनिकली क्वान्टिफाइड इन द लैब। तो इसको हम इनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं और इनको क्लिनिकली अलग अलग आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द एंजाइम्स इन द हेल्थ एंड डिसीज। Estimation of enzyme activity in the serum has been an application in the diagnosis, differential diagnosis. For example, myocardial infarction, both AST and LDH are increased in the serum. ओके, तो जब भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में AST भी बढ़ेगा और LDH भी बढ़ेगा, ये याद रखना है। ओके, क्योंकि AST भी जो होता है वो मसल्स में मिलता है, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल्स में, और LDH भी स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल्स वगैरह में मिलता है। इसलिए याद रखना है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में दोनों बढ़ेगा। Assessing prognosis of the disease and early detection of the disease. Increased level of ALT in the serum in the viral hepatitis. तो ALT का कंसंट्रेशन वायरल हेपेटाइटिस में बढ़ता है, ALT का कंसंट्रेशन वायरल हेपेटाइटिस में बढ़ता है। तो ये चीज़ याद रखना है कि ALT का कंसंट्रेशन वायरल हेपेटाइटिस में बढ़ता है, क्योंकि ALT मोस्टली मतलब लीवर से ही रिलीज होता है, और यहाँ पर जो AST है वो लीवर से भी होता है और जो हार्ट मसल से यहाँ से भी होता है। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में क्या होगा, AST तो नॉर्मल रहेगा जबकि LDH इंक्रीज होगा। ओके, AST नॉर्मल रहेगा, LDH इंक्रीज होगा, ये याद रखना है। तो जब भी ALT का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो वायरल हेपेटाइटिस होता है, और वायरल हेपेटाइटिस के अलावा जॉइंटिस भी करता है। ALT कंसंट्रेशन से जॉइंटिस भी होता है। अब इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं और इनका डिफरेंट टाइप का मोड ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं ये बताया गया है। तो अल्फ़ाबेटिकली चलें, A C फिर G L, मतलब ये अल्फ़ाबेटिकल मैनर में है। तो सबसे पहले आते हैं एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज, एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज। ये लीवर से ही रिलीज़ होता है और ये मेनली हेपेटोपेरेन्काइमल डिसीज़ को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तो याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, इजी भी है, आराम से कर सकते हैं। एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है, देखो फॉस्फोरस कहाँ से निकल रहा है, इससे याद रख सकते हैं कि बोन्स से। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज यानी कि ये लीवर में भी मिलेगा, बोन में भी मिलेगा। अच्छा, ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या होता है, जनरली पोरस जगह पर मिलता है। तो आप ये ऐसे करके याद रख सकते हैं कि जितने भी ल्यूमन है, जैसे कि रिनल ट्यूब्यूल की ल्यूमन है, प्लासेंटा ल्यूमन है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा भी क्या है, ये भी एक ल्यूमन है। बोन में रो होती है, ल्यूमन है। और लीवर तो है ही, लीवर तो यत्र तत्र सब जगह ही होता है। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है इनसे रिलीज होता है, और लीवर एंड बोन डिसीज देखते हैं। इसका एक डिसीज और है कोलिस्टेसिस। कोलिस्टेसिस भी तुम याद रखो कि ये जो है ल्यूमन है। तो जो बाइल डक्ट होती है ल्यूमन होता है, तो वहाँ पर ब्लॉकेज यानी कोलिस्टेसिस। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है वो इनके डिटेक्शन में काम आता है। अब एमाइलेज तो बहुत इजी है, ये स्लाइवरी ग्लैंड में होता है, पेंक्रियाज में होता है, इसको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, और पेंक्रियाटिक डिसीज़ को देखता है ये।
इसके बाद आता है एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज, जैसा कि अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये लीवर से तो निकलता ही है। ओके, अगर आपको ये याद रहेगा कि ये हार्ट में जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए देखा जाता है, तो ये याद रहेगा कि हार्ट से निकलता है। ठीक है, इसके बाद ये एरिथ्रोसाइट से भी निकलता है, स्केलेटल मसल से भी निकलता है। एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज मसल से भी निकलता है, याद रखना है। तो इस हिसाब से लीवर है तो हिपेटिक पेरेन्काइमल डिसीज देखता है, और मसल है तो ये मसल डिसीज भी देखता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कोलिनेस्ट्रेज। जब कुछ भी याद ना आए तब याद आएगा सिर्फ लीवर, तो लीवर तो है ही। ठीक है, अब कोलिनेस्ट्रेज में बेसिकली ये एसिटाइल कोलिन के डिग्रेडेशन में काम आता है, और ऐसा एसिटाइल कोलिन कहाँ मिलता है आपको पता है? नर्व एंडिंग्स पे। तो जितने भी न्यूरॉन्स वगैरह हैं वहाँ पर ही रिलीज़ होता है। ओके, अब क्या होता है, जैसे न्यूरॉन्स से रिलीज़ होना मान लो इसका बढ़ गया या कम हो गया, तो उस कंडीशन में ये देखा जाता है कि नर्व में इम्पल्सेस में चेंज आ गया। तो नर्व इम्पल्सेस में चेंज आ गया यानी कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग होती है उसमें फ्लैसिड या फिर उसमें मतलब पैरालिटिक अटैक आता है, और फिर जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो बढ़ जाते हैं मसल्स के। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है इस पॉइजनिंग में। इसलिए याद रखना है कि एसिटाइल जो कोलिनेस्ट्रेज है वो रिलीज़ होता है लीवर से, और ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग में हेल्पफुल होता है ये। इस कंडीशन में इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और हिपेटिक पेरेन्काइमल डिसीज तो है ही क्योंकि लीवर है। इसके बाद आते हैं क्रिएटिन काइनेज। क्रिएटिन काइनेज हमेशा याद रखना है कि स्केलेटल मसल और हार्ट से रिलीज होता है, यानी कि मसल और हार्ट से रिलीज होगा, मसल डिसीज करेगा। तो कभी भी मसल डिसीज के लिए कोई पेशेंट आता है तो आपको क्रिएटिन काइनेज लिखना है, मसल डिसीज क्रिएटिन काइनेज, मसल डिसीज क्रिएटिन काइनेज। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। तो गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जो होता है वो लीवर से रिलीज होता है। जब कुछ भी याद ना आए तो लीवर तो बता ही देना, लीवर से रिलीज होता है। क्रिएटिन काइनेज का याद रखना, लीवर मत छाप देना, ये मसल में होता है, मसल स्केलेटल मसल और हार्ट। क्रिएटिन काइनेज स्केलेटल मसल और हार्ट। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज होता है लीवर से होता है, और ये हेपेटोबिलियरी डिसीज देखता है, और बेसिकली ये मार्कर ऑफ एल्कोहल अब्यूज़ है। तो ये कैसे याद रखेंगे हम? गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जो होता है वो अल्कोहल अब्यूज़ के लिए देखा जाता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो उस कंडीशन में गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज का लेवल बढ़ा हुआ होगा। इसमें इसको याद रखने के लिए एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो लीवर होता है इसमें सेल डैमेज नहीं होता, क्योंकि जब जनरली जब भी अल्कोहल अब्यूज़ आता है तो वो सेल डैमेज नहीं करता है। ओके, तो सेल डैमेज नहीं होगा, पर फिर भी गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ होता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि लीवर में अगर गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज बढ़ा हुआ है तो अल्कोहल अब्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ये मार्कर है स्पेशली। अच्छा, इसके बाद आते हैं लाइपेज। तो जब कुछ भी याद ना आए तो ये लाइपेज का पेंक्रियाज है। वैसे ये ईजी है, लाइपेज का पेंक्रियाज होता है और पेंक्रियाटिक डिसीज देखता है। इसके बाद इसमें एक्चुअल में 3 ही ऐसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो पेंक्रियाज के होते हैं। वो है पहला एमाइलेज। एक्चुअल में इनका स्टार्टिंग में जो काम रहता है वो स्लाइवरी ग्लैंड्स में रहता है एमाइलेज का, तो ये पेंक्रियाज से भी रिलीज होता है। दूसरा एंजाइम है पेंक्रियाज का वो है लाइपेज, ये भी पेंक्रियाज से रिलीज होता है। तीसरा एंजाइम जो है वो है ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन डिग्रेडेशन करता है और ये पेंक्रियाज से रिलीज होता है। तो ये 3 एंजाइम हैं जो पेंक्रियाज से रिलीज होते हैं और पेंक्रियाटिक डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब बीच में एक है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है ये कैसे याद रख सकते हैं इसको कि लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज सब जगह से रिलीज होता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज बेसिकली क्या है, जो हमारी टीसीए साइकिल चलती है। टीसीए साइकिल अगर पढ़ना है तो मेरा पुराना एक वीडियो है, मैंने इसे अपलोड किया है, वो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो आप टीसीए साइकिल पढ़ सकते हैं उससे। तो टीसीए साइकिल में लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का क्या रोल होता है कि जैसे ही पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड कन्वर्ट करता है लैक्टेट में, लैक्टिक एसिड में। तो लैक्टिक एसिड बेसिकली एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है और मसल्स में होता है ये। अब मसल्स में क्या होगा, जैसे ही लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड बनता है तो बाद में जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं हम तो विग्रस पेन होता है, और उस पेन का रीज़न यही है कि वहाँ लैक्टिक एसिड बना है। तो लैक्टिक एसिड फाइनली जो है वापस से ब्लड में जाता है और ब्लड में जाकर के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। तो ये इसकी पूरी प्रोसीजर है। तो आप याद रखें जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज होता है वो मसल्स में मिलता है, याद रखना है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज मसल में मिलता है। अब ये किस किस मसल में मिलता है, देखो आप हार्ट की मसल में मिलेगा, लीवर से तो है ही इसका मेन कनेक्शन है, इसके अलावा स्केलेटल मसल हो गया। ओके,
अब ऐसे ऐसे सेल्स भी हैं जैसे एरिथ्रोसाइट, इसको भी एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पर भी लैक्टिक एसिड बनाने के लिए पायरुवेट सिलेक्टेड बनाता है एरिथ्रोसाइट में। इसके अलावा ये लैक्टेट डिहाइड्रोजन होता है वो लिम्फ नोड्स में मिलता है और प्लेटलेट्स में मिलता है। ये याद रखना है आपको थोड़ा सा कि लिम्फ नोड में भी मिलता है और प्लेटलेट्स में भी मिलता है। अब ये क्या क्या डिसीज़ देखता है, हेपेटिक पेरेन्काइमल डिसीज़ देखेगा, मस्कुलर डिसीज़ देखेगा, और हाँ ये देखो इरिथ्रोसाइट में मिलता है। तो इरिथ्रोसाइट में जब इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हिमोलिसिस करता है ये, है ना, क्योंकि जो सेल परमेबिलिटी है वो चेंज करता है, क्योंकि जो लैक्टेट है वो ज़्यादा बनेगा, लैक्टेट ज़्यादा बनेगा तो वो एसिडिक होगा, एसिडिटी बढ़ाएगा, एसिड यानी कि जो मोर मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेगा तो हिमोलिसिस होगा। और इसके अलावा ये ट्यूमर मार्कर भी है, यानी कि बहुत सारी ऐसी सेल्स हैं जहाँ से रिलीज होता है, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है वो ट्यूमर मार्कर है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज ट्यूमर मार्कर है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज ट्यूमर मार्कर है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज ट्यूमर मार्कर है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है 5 न्यूक्लियोटाइडेज। 5 न्यूक्लियोटाइडेज लीवर से ही रिलीज होता है, हेपेटोबिलियरी डिसीज दिखता है, सिंपल है, कुछ भी याद ना आए तो लीवर तो ठोक दो। इसके बाद आते हैं पेंक्रियाज में ट्रिप्सिन, है ना, ये बता दिया था। अब आगे चलते हैं, तो सबसे पहला पेंक्रियाटिक एंजाइम्स में पढ़ेंगे हम। पेंक्रियाटिक एंजाइम्स मैंने आपको 3 बताए थे, तो ये 3 एंजाइम्स होते हैं ये। ओके, पहला एंजाइम है एमाइलेज, है ना। दूसरा एंजाइम क्या है, देखो यहाँ पर था एमाइलेज, उसके बाद लाइपेज, उसके बाद में ट्रिप्सिन। ये 3 एंजाइम हम पेंक्रियाटिक एंजाइम्स में पढ़ेंगे। तो जो एमाइलेज है, एमाइलेज बेसिकली हाइड्रोलिसिस करता है, और ये हाइड्रोलिसिस एंजाइम से बिलोंग करता है, ये हाइड्रोलिसिस क्लास से बिलोंग करता है, और 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऑफ पॉलीसेकेराइड को ब्रेक डाउन करता है। तो ये हमारी स्लाइवा में होता है, और हमने जो भी खाना खाया उसमें जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उसको ये मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है ना। दे आर लो मॉलिकुलर वेट प्रोटीन्स 54 to 62। इसको याद कैसे रखा जा सकता है, लो मॉलिकुलर वेट होने के कारण क्या है कि दे कैन इजीली पास फ्रॉम ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, मतलब किडनी में छन के आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम एक ही है जो फिजियोलॉजिकली किडनी से यूरिन में मिल रहा है। सारे एंजाइम्स नहीं छनते हैं, ये याद रखना है। किडनी से केवल एक ही एंजाइम पास होकर के आता है, और वो होता है एमाइलेज। यानी कि अगर आपको यूरिन में एमाइलेज मिलता है तो ये फिजियोलॉजिकली नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इट इज़ द ओनली प्लाज्मा एंजाइम फिजियोलॉजिकली फाउंड इन द यूरिन। It is only the plasma enzyme physiologically found in the urine, amylase. The amylase activity present in normal serum and the urine is of pancreatic and salivary glands origin. तो ये 2 टाइप के हो गए, पेंक्रियाटिक में पी एमाइलेज हो गया और स्लाइवरी में एस एमाइलेज हो गया, AAMY। स्लाइवरी ग्लैंड ओरिजिन मतलब ये 2 आइसो एंजाइम हो गए, है ना, ये याद रखना है। PAMY अलग होता है और SAMY, ये दोनों आइसो एंजाइम हैं, इनकी एक्टिविटी सेम है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ओरिजिन अलग अलग है, ठीक। अब इसका क्लिनिकल वैल्यू कितना है, नॉर्मल क्लिनिकल वैल्यू है 28 to 100 यूनिट पर लीटर, 28 to 100 यूनिट पर लीटर। इसको हम कैट पर लीटर में भी नापते हैं, ओके, केटल बोलते हैं इसको, केटल यानी कैट पर लीटर, तो ये याद रखना है। कॉज ऑफ रेज इन द प्लाज्मा एमाइलेज एक्टिविटी, तो ये कब प्लाज्मा एमाइलेज कब बढ़ेगा, मार्क्ड इंक्रीज 5 to 10 टाइम्स अपर रेफरेंस लिमिट, जब एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस होगा। तो एमाइलेज की एक्टिविटी कब बढ़ेगी, जब एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस होगा, सीवियर ग्लोमेरुलर इम्पेयरमेंट होगा, ओके। अब देखिए ये हमको पता है कि ये किडनी से छनता है। अब मान लो किडनी में ही प्रॉब्लम आ गई तो ये वहाँ से फिल्टर नहीं होगा, प्लाज्मा में रह जाएगा, प्लाज्मा में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ग्लोमेरुलर इम्पेयरमेंट हुआ है, ये याद रखना है। अच्छा, मॉडरेट इंक्रीज, थोड़ा बहुत इंक्रीज कब होगा, देखो यहाँ तो ये लगभग 5 to 10 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। अब मॉडरेट इंक्रीज कब होगा, अप टू 5 टाइम्स ऑफ द अपर रेफरेंस, तो ये होगा परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर में, तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में, स्लाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर लाइक मम्स, स्लाइवरी कैल्कुलाई। तो इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ से निकलता है, देखो वो हमारे स्टमक से निकलता है, ओके, मतलब इसका जो डायरेक्शन है मुंह से कहाँ जाएगा, पेप्टिक अल्सर करेगा तो
स्टमक में है तो स्टमक में पेप्टिक अल्सर करता है। फिर इसके आगे अपन जाएंगे तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस यानी कि किसी भी टाइप का बाइल डक्ट का इन्फ्लेमेशन हो गया तो वहाँ पे भी अपन इसको ट्रैक कर सकते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो ट्रैक कर सकते हैं। और स्लाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर है तो स्लाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता ही है। तो ये एमाइलेज जो होता है इसको हम अगर डायग्नोसिस करना है बढ़ा हुआ मिल रहा है तो भाई ये रीजंस भी हो सकते हैं। ओके, स्लाइवरी ग्लैंड का कैल्कुलाई अगर होगा तो कैल्कुलाई होने से भी क्या होगा, रिलीज होगा और कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा मिलेगा क्योंकि कैल्कुलाई क्या करेगा, डैमेज करेगा सेल्स को, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज बेसिकली अ सिंगल चेन ग्लाइकोप्रोटीन है और इसका 48 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट होता है। लाइपेज जो होता है इसका नॉर्मल वैल्यू है 40 to 200 यूनिट पर लीटर। प्लाज्मा लाइपेज लेवल आर एलिवेटेड इन द एक्यूट पेंक्रियाटिस। अब ये लाइपेज भी पेंक्रियास से निकल रहा है इसलिए एक्यूट पेंक्रियाटिस करेगा। लेकिन लाइपेज का इंपॉर्टेंस तब ज़्यादा है जब कार्सिनोमा हो। मान लो कार्सिनोमा है ऑफ द पेंक्रियास तो लाइपेज एंजाइम बढ़ेगा, एमाइलेज नहीं बढ़ रहा है। देखो कार्सिनोमा की कंडीशन में एमाइलेज नहीं बढ़ रहा, केवल लाइपेज बढ़ रहा है। जबकि देखो पेंक्रियाटिक डिसीज किसी भी टाइप की होगी तो एमाइलेज भी बढ़ेगा, लाइपेज भी बढ़ेगा। लेकिन लाइपेज जो होता है सिर्फ पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा में बढ़ा हुआ होता है, एमाइलेज नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो लाइपेज का याद रखना है। कार्सिनोमा ऑफ पेंक्रियास, कार्सिनोमा ऑफ पेंक्रियास जब भी हो तो लाइपेज एक्टिविटी इसमें बढ़ जाएगी। इसके बाद therefore the determination of both amylase and lipase together helps in diagnosis of acute pancreatitis। तो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में लाइपेज जो होता है बढ़ता है, एमाइलेज भी बढ़ता है, लेकिन लाइपेज का याद रखना है कि वो कार्सिनोमा में स्पेशली बढ़ता है। नेक्स्ट आते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। इट इज ए सेरिन प्रोटीनेजेस दैट हाइड्रोलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ लाइसिन आर्जिनिन विथ अदर एमिनो एसिड। तो ये बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, ये सॉरी उसका हाइड्रोलिसिस करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स का। और स्पेशली कहाँ करता है, जहाँ लाइसिन होते हैं, जहाँ आर्जिनिन होते हैं। तो ऐसे एमिनो एसिड्स का ये यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक डाउन करता है। और इसका जो है नॉर्मल वैल्यू 25 ± 5.3 माइक्रोग्राम पर लीटर है। माइक्रोग्राम पर लीटर ये अलग है बिल्कुल, ये वैल्यू बिल्कुल अलग है। बाकी जगह हमने देखी है वो यूनिट में है, बाकी जगह ये यूनिट में वैल्यू दी है, लेकिन यहाँ पर ये जो है माइक्रोग्राम पर लीटर में इसकी वैल्यू है, तो ये अलग है। तो पेंक्रियाटिक डिसीज़ में ये इंक्रीज हो जाता है लेकिन इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लीवर एंजाइम्स पे। ओके, नाउ कम्स टू द लीवर एंजाइम्स। The assay of the serum enzymes is very useful for the differential diagnosis and monitoring of various hepatobiliary disease। अब इसमें ये जो लीवर एंजाइम्स हैं ये कितने हैं पहले ये देख लेते हैं। AST, then ALT, then alkaline phosphatase, then cholinesterase, then glutamate dehydrogenase। 1 2 3 4 5, there are 5 liver enzymes। AST, ALT, alkaline phosphatase, cholinesterase, glutamate dehydrogenase। AST, ALT, alkaline phosphatase, cholinesterase और glutamate dehydrogenase। ओके, तो ये लीवर से रिलीज हो रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट एंजाइम है जिसमें दो आते हैं एक्चुअल में, पहला है एमिनो ट्रांसफरेज, इसको ट्रांसमिनेज भी कहते हैं। तो एमिनो ट्रांसफरेज इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि एमिनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है, इस टाइप की एंजाइम्स हैं। द ट्रांसएमिनेजेस आर द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ द एमिनो ग्रुप फ्रॉम 2 एमिनो टू 2 ऑक्सो एसिड। दे नीड द कोफैक्टर पायरिडॉक्सल फॉस्फेट फॉर ऑप्टिमल एक्टिविटी। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। तो इनको कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। कोफैक्टर क्या है, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। कोफैक्टर क्या है, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। ओके, और ये क्या करते हैं, जो 2 एमिनो ग्रुप है उसको चेंज करते हैं। ये देखो ये सेकेंड नंबर का जो एमिनो ग्रुप है इसको 2 एमिनो टू 2 ऑक्सो एसिड, ये ऑक्सो एसिड है। तो 2 एमिनो को 2 ऑक्सो एसिड से चेंज करते हैं, एमिनो का इंटरकन्वर्जन करते हैं। ओके, they are widely distributed in the body। the 2-oxo-glutyrate, यहाँ एक्चुअल में ग्लूटामेट है ये। ओके, 2-ऑक्सो ये देखो, तो जो 2-ऑक्सो-ग्लूटारेट है और L ग्लूटामेट है,
तो ये 2 ऑक्सोग्लूटारेट का एल ग्लूटामेट में कन्वर्जन होता है, 2 ऑक्सोग्लूटारेट का एल ग्लूटामेट में कन्वर्जन होता है ग्लूटामेट में, ठीक है। 2 ऑक्सोग्लूटारेट का एल ग्लूटामेट में कन्वर्जन होता है। तो ये एक ये इन दोनों का कपल है। couple serves as an amino group acceptor and donor pair in all amino transfer reaction. The specificity of the individual enzymes derives from particular amino acid that serves as other donor of the amino group. Thus AST catalyzes this reaction. तो AST के लिए जो हम बात करेंगे, तो जो AST है, AST क्या करता है, एल एस्पार्टेट, AST यानी कि एस्पार्टिक एसिड है ना, एसिटाइल एमिनो, ये हो गया आपका एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, एमिनो एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। तो जो एमिनो ग्रुप है एस्पार्टेट में एस्पार्टेट का जो एमिनो ग्रुप है उसको ट्रांसफ़र कर देगा ऑक्सो एसिड से, तो ये ऑक्सो एसिड में कन्वर्ट हो गया। एस्पार्टेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सोलैक्टेट में, और ऑक्सोग्लूटारेट जो होता है वो एल ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है ALT कैटलाइज द एनालॉग रिएक्शन। अब जो ALT है यानी कि यहाँ पर हो गया एलेनिन, एमिनो एलेनिन ट्रांसफरेज। तो एमिनो एलेनिन ट्रांसफरेज जो होता है वो एलेनिन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर देखो 2 एमिनो ग्रुप है, ये कन्वर्ट हो गया 2 ऑक्सो ग्रुप में, 2 एमिनो ग्रुप 2 ऑक्सो ग्रुप में। एलेनिन कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, एलेनिन कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, 2 ऑक्सोग्लूटारेट कन्वर्ट होता है एल ग्लूटामेट में, 2 ऑक्सोग्लूटारेट कन्वर्ट होता है एल ग्लूटामेट में। The reaction are reversible, but the equilibrium of AST and ALT reaction favors the formation of aspartate and alanine respectively. तो यहाँ अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एस्पार्टेट और एलेनिन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांस एमिनेशन हो रहा है। यहाँ एमिनो ग्रुप हट गया और एमिनो ग्रुप हटते ही दोनों में से ऑक्सो ग्रुप लग गया, ठीक है। ये काम है इन एंजाइम्स का। अब मान लो लीवर में द कंसनट्रेशन ऑफ ALT पर यूनिट वेट ऑफ द टिश्यू इज मोर देन AST। तो जब भी आप लीवर की बात करेंगे तो ALT बेसिकली फॉर द लीवर डिसीज, जब भी आपको चेक करना है तो ALT आप चेक करेंगे। AST जनरली लीवर में ही नहीं मिलता, AST जो होता है वो मायोकार्डियम वगैरह में भी मिलता है, ठीक है, मसल्स वगैरह में भी मिलता है। तो AST एंड ALT एंजाइम्स आर मोर इम्पॉर्टेंट इन असेसिंग एंड मॉनिटरिंग द डिग्री ऑफ लीवर सेल इन्फ्लेमेशन एंड नेक्रोसिस। तो लीवर के सेल में AST और ALT दोनों का ही हमें जो कंसंट्रेशन है वो चेक करना चाहिए। अगर लीवर में कोई डिसीज़ है, इन्फ्लेमेशन है या फिर नेक्रोसिस है, तो इसके कारण इन दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और स्पेशली ALT का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। एलिवेटेड प्लाज्मा ALT आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली स्पेसिफिक फॉर लीवर डिसीज। तो स्पेसिफिक क्या माना जाता है, ALT स्पेसिफिक माना जाता है, ओके, ALT को स्पेसिफिक माना जाता है। AST may be elevated in other forms of tissue damage such as myocardial infarction, muscle necrosis and renal disorders। तो जो AST है ये AST किस में इम्पॉर्टेंट हो सकता है, AST इम्पॉर्टेंट हो सकता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन में, मैंने अभी आपको बताया मसल्स के लिए, तो मसल की नेक्रोसिस में, और रिनल डिसऑर्डर में ये हेल्पफुल होता है, ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये अपने को याद रखना है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी अपने को याद रखना है, ओके। ALT is responsible for specifically liver and AST is responsible for myocardial infarction, muscle necrosis and renal disorders. In liver disease the ALT level is increased markedly compared to the AST। तो ALT लीवर में हमेशा देखेंगे तो ALT बड़ा हुआ मिलेगा rather than AST। AST का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। In acute viral hepatitis, there is 100 to 1000 times increase in ALT and AST, but ALT level is increased more than the AST। तो ये याद रखना है, वायरल हेपेटाइटिस में क्या बढ़ता है, वायरल हेपेटाइटिस में ALT बढ़ता है। तो इसमें दोनों आ गए, ये देखिए एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज और एलेनिन ट्रांसएमिनेज। नॉर्मल वैल्यू याद रखते हैं इसकी, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज मेल में 35 लेस देन 35 और फीमेल में लेस देन 31, मेल में लेस देन 35 फीमेल में लेस देन 31, मेल में लेस देन 35 फीमेल में लेस देन 31 यूनिट पर लीटर में है ये वैल्यू, ओके। नेक्स्ट है एलेनिन ट्रांसएमिनेज। एलेनिन ट्रांसएमिनेज की नॉर्मल वैल्यू लेते हैं, मेल में 45 फीमेल में 34, मेल में 45, देखो दोनों कंफ्यूजिंग है पर दोनों एक जैसे हैं, ओके। ऊपर 35 है नीचे 45 है मेल में। तो एलेनिन ट्रांसएमिनेज हमेशा मेल में जो होता है वो ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू फीमेल,
और नीचे ऊपर 31 है, नीचे 34 है। तो याद रखना है इसको। एलेनिन ट्रांसमिनेज मेल में लेस देन 45 और फीमेल में लेस देन 34। अब मार्कर्स ऑफ कोलिस्टेसिस, तो किसी भी टाइप का ब्लॉकेज होगा बाइल डक्ट वगैरह में तो उसके लिए हमको एल्कलाइन फॉस्फेट का डायग्नोसिस करवाना है। एल्कलाइन फॉस्फेट इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलिस्टेसिस but it is also responsible for osteoblast degradation और osteoblastic disease of the bone, है ना। तो ये दो चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कोलिस्टेसिस की चेकअप के लिए इंपॉर्टेंट है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, और दूसरा ये ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये याद रखना है। इसका हाफ लाइफ 10 डेज रहता है, ठीक है। इसका हाफ लाइफ 10 डेज रहता है। द एल्कलाइन फॉस्फेटेज आर ए ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज ऑर्गेनिक फॉस्फेट एट हाई पीएच। तो देखो एल्कलाइन का मतलब ये है कि हाई पीएच पर रहेगा, और हाई पीएच पर क्या करेगा, ऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है उसका हाइड्रोलिसिस करेगा। दे आर प्रेजेंट इन द मोस्ट टिश्यू बट आर पर्टिकुलरली हायर कंसंट्रेशन इज ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ बोन। तो ये याद रखना है कि ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ बोन में मिलता है। एंड द सेल्स ऑफ हेपेटोबिलियरी ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल वॉल, रीनल ट्यूबुल एंड प्लासेंटा। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है देखो यहाँ सारे के सारे होलो ऑर्गन्स हैं। क्या है ये सब, ये होलो ऑर्गन्स हैं। तो ये सारे होलो ऑर्गन्स हैं, और इन होलो ऑर्गन्स में एल्कलाइन फॉस्फेटेज मिलता है। कहाँ पे, हेपेटोबिलियरी ट्रैक्ट में, इंटेस्टाइनल वॉल में, रीनल ट्यूबुल में, प्लासेंटा में। और ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ बोन्स में, हेपेटोबिलियरी ट्रैक्ट में, इंटेस्टाइनल वॉल में, रीनल ट्यूब्यूल्स में और प्लासेंटा में। ये याद रखना है। हेपेटोबिलियरी ट्रैक्ट में, इंटेस्टाइनल वॉल में, रीनल ट्यूब्यूल में, प्लासेंटा में, ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ बोन्स में। The exact metabolic function of the ALP is unknown, but it is probably important for calcification of bone. तो ये किस में important है, for calcification of bone, बोन की कैल्सिफिकेशन में इंपॉर्टेंट है ये। इन एडल्ट प्लाज्मा ALP इज derived mainly from the bone and liver is approximately equal proportion. The proportion is due to the bone fraction increase with their increased osteoblastic activity which may be physical. तो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी अगर फिजियोलॉजिकली होती रहती है तो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी में इसका लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। कॉज ऑफ रेज ऑफ ALP कब कब बढ़ा रहेगा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज फिजियोलॉजिकल तो बढ़ा हुआ रहेगा, है ना, जब भी देर इज ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ लीवर ALP विद द एज। क्योंकि एज जब कम एज का होता है तब ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, और बाद में जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है तो ऑस्टियोब्लास्टिक जो एक्टिविटी कम हो जाती है। इन एल्डरली द प्लाज्मा बोन आइसोएंजाइम्स एक्टिविटी में इंक्रीज स्लाइटली। तो जैसे जैसे बड़े होते हैं, क्योंकि जो यंगर एज होती है, यंगर एज में ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होने लग जाती है, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी यंगर्स में ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें ALP भी ज़्यादा होगा, ठीक है। बोन अलाइनमेंट में देखेंगे तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। लीवर डिसीज में देखेंगे तो भी मिलेगा, और मेलिग्नेंट बोन डिसीज में भी देखेंगे तो मिलेगा। लीवर इन्वॉल्वमेंट और डायरेक्ट ट्यूमर प्रोडक्शन, तो ये देखिए रेज्ड बढ़ा हुआ कब मिलेगा, इन द कंडीशन ऑफ फिजियोलॉजिकल केस, इन द कंडीशन ऑफ बोन अलाइनमेंट, इन कंडीशन ऑफ लीवर डिसीज, इन कंडीशन ऑफ मेलिग्नेंसी। ओके, तो मेलिग्नेंसी में भी बढ़ा हुआ मिलेगा। बोन अलाइनमेंट जैसे रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, तो याद रखना है कि रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में बेसिकली बोन अलाइनमेंट में यहाँ पर बेसिकली ये कम होना चाहिए। ओके, ये यहाँ लिखा हुआ है एसोसिएटेड विद रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये जो बोन अलाइनमेंट में है इसमें ALP कम होना चाहिए। वे फिर भी इसको आगे पढ़ के चेक करेंगे। बाकी मेलिग्नेंसी में, लीवर इन्वॉल्वमेंट में और डायरेक्ट ट्यूमर प्रोडक्शन में, तो जो डायरेक्ट ट्यूमर प्रोडक्शन है उसमें भी ALP का इंपॉर्टेंस है। डायरेक्ट ट्यूमर प्रोडक्शन ALP, डायरेक्ट ट्यूमर प्रोडक्शन ALP। ALP कब बढ़ा हुआ मिलेगा, जब डायरेक्ट ट्यूमर प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है लो कब रहता है, तो लो कब रहता है जब बोन ग्रोथ नहीं होगी ज़्यादा, तो लो ग्रोथ रहेगा। हाइपोफॉस्फेटिमिया की कंडीशन, हाइपोफॉस्फेटिसिया की कंडीशन में, तो मतलब फॉस्फेट जो होता है अगर कम है तो इस कंडीशन में ये ALP कम रहेगा। तो इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। तो जब भी
रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होगा तब एएलपी कम मिलेगा। अब एएलपी के आइसो एंजाइम्स हैं, है ना, एएलपी का आइसो एंजाइम है, तो क्योंकि बेसिकली ये लीवर में मिल रहा है तो ये एक आइसो एंजाइम हो गया, फिर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कर रहा है तो बोन में मिल रहा है तो दूसरा आइसो एंजाइम हो गया। पर लीवर में भी और बोन में दोनों में यहाँ पर इसका काम जो रहेगा वो फॉस्फेट ग्रुप का, या फिर यहाँ देखो यहाँ लिखा था ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी का काम रहेगा यहाँ पे एक तो, और कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन का काम रहेगा। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी और कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन का काम रहेगा। बोन डिसीज विथ इंक्रीज्ड ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी और लीवर डिसीज विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बिलियरी ट्रैक्ट। हाँ, तो लीवर में क्या करेगा, ये लीवर में ये कोलेस्टेसिस करेगा, तो कोलेस्टेसिस होता है तब इसका कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ मिलेगा। आर द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इंक्रीज टोटल अल्कलाइन फॉस्फेट एक्टिविटी, द आइसोएंजाइम्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेल ऑफ बोन, लीवर, इंटेस्टाइन, प्लासेंटा मे बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इसको हम ऐसे इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग कर लेते हैं, बट द इंटरप्रिटेशन में बी डिफ़िकल्ट इफ़ द टोटल एक्टिविटी इज़ ओनली मार्जिनली रेज्ड। तो ज़्यादा वो सोचना नहीं, इसमें यह है कि जो अलग अलग आइसोएंजाइम्स है उसको इलेक्ट्रोफोरेटिकली सेपरेट कर सकते हैं। ये मेनली लीवर के में जो बिलियरी ट्रैक्ट से रिलेटेड डिसीज़ है जैसे कोलिस्टेसिस, और जो बोन से रिलेटेड डिसीज़ है बोन, तो उसमें से ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी के कारण जो ट्यूमर बनता है या फिर जो मेलिग्नेंसी होती है उसमें ये मिलेगा। ठीक है, कम कब मिलेगा, कम मिलेगा जब रिकेट्स की कंडीशन होगी, ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन होगी, तब कम मिलेगा। अब ऐसे फॉर एएलपी आइसोएंजाइम्स आर नीडेड व्हेन, कब कब हम एएलपी का आइसोएंजाइम का ऐसे करेंगे, द सोर्स ऑफ एन एलिवेटेड एएलपी इन द सीरम इज नॉट ऑब्वियस एंड शुड बी क्लेरिफाइड। हमें पता होना चाहिए कि एएलपी सीरम में कब बढ़ा है और कब घटा है। द मेन क्लिनिकल क्वेश्चन इज कंसर्न विद डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ लीवर और बोन इन्वॉल्वमेंट। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं लीवर में प्रॉब्लम आ रही हो या बोन में प्रॉब्लम आ रही हो। In the case of metabolic bone disorders, to ascertain any modification in the activity of the osteoblast to monitor the disease activity and the effect of appropriate therapy। तो जैसा भी आपको लगता है कि क्यों डिसऑर्डर आया है तो उसके अकॉर्डिंग आप थेरेपी ले सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एएलपी होता है, देखो इसको हम कहते हैं एएलपी। एएलपी हो गया एल्कलाइन फॉस्फेटेस, और एक होता है एसीपी यानी कि एसिड फॉस्फेटेस। तो जो एएलपी होता है वो बढ़ता है वो मिलता है ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ बोन्स, ओके। और एसीपी का मिलता है यानी कि एसिड फॉस्फेटेस, ये मिलता है ऑस्टियोक्लास्ट ऑफ बोन्स। ये याद रखना है, ये आगे पढ़ेंगे अभी हम एएलपी क्या है और एसीपी क्या है। तो एएलपी यानी कि एल्कलाइन फॉस्फेटेस, एसीपी यानी कि एसिड फॉस्फेटेस। अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। तो जो गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज है catalyze the transfer of the gamma glutamyl group from peptides and compounds that contain it to an acceptor. Gamma glutamyl transferase occurs mainly in the cells of liver, kidney, pancreas and prostate। तो गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज बेसिकली क्या करता है, इसका नाम से समझ में आता है कि जो गामा ग्लूटामाइल पोर्शन है उस ग्रुप का वन पेप्टाइड से दूसरे पेप्टाइड में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लीवर, किडनी, पेंक्रियाज और प्रोस्टेट। लीवर, किडनी, पेंक्रियाज और प्रोस्टेट, एलकेपीपी, लीवर, किडनी, पेंक्रियाज और प्रोस्टेट मिलता है। तो गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज कहाँ मिलता है, एलकेपीपी में मिलता है, लीवर, किडनी, पेंक्रियाज, प्रोस्टेट। तो पीपी हो गया प्रोस्टेट और पेंक्रियाज और लीवर, किडनी। तो गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज कहाँ कहाँ मिलता है, लीवर, किडनी, पेंक्रियाज और प्रोस्टेट। इसका नॉर्मल वैल्यू है लेस देन 55 इन मेल और लेस देन 38 इन फीमेल। ठीक है, लेस देन 55 इन मेल और लेस देन 38 इन मेल। तो ये सारे गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज हो गया। इसके अलावा आपका ये जो एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज है, एलेनिन ट्रांसएमिनेज है, ये मेल फीमेल में है सभी अलग अलग। और जो लीवर के एंजाइम्स हैं वो अभी तक हमने अलग अलग ही पढ़े हैं।
ठीक है, मेल में अलग है, फीमेल में अलग है, मेल में अलग है, फीमेल में अलग है। ऐसे ही हमने जो गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज है ये भी पढ़ा, तो ये मेल में अलग है, फीमेल में अलग है। ठीक है, और सभी की वैल्यू लगभग एक जैसी है। यहाँ पर मेल में 55 है, फीमेल में 38 है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, और यहाँ पर भी 35-31 है जो है स्पार्टेट है, एलेनिन जो है 45-34 है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट कि कॉज ऑफ रेज ऑफ जीजीटी, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज कब बढ़ेगा? तो इंडक्शन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस विदाउट सेल डैमेज, ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि अल्कोहल अब्यूज़ को चेक करने के लिए हम इसको चेक करते हैं। इसमें सेल डैमेज नहीं होता, विदाउट सेल डैमेज, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें सेल डैमेज नहीं होता, बिना सेल डैमेज के ही हम अल्कोहल अब्यूज़ को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। हेपेटोसेलुलर डैमेज सच एज दैट ड्यू टू द इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, तो इसके अलावा हेपेटोसेलुलर डैमेज को चेक करने के लिए हम करते हैं। तो इन दो में ही एक तो मेन इसका है यूज़, वो होता है अल्कोहल अब्यूज़ में। ठीक है, अल्कोहल अब्यूज़, ये याद रखना है। और हाँ सॉरी, ड्रग के लिए भी, जैसे आप जो भी ड्रग खा रहे हो उसका ड्रग अब्यूज़ हो गया या फिर अल्कोहल अब्यूज़ होगा, इन दो कंडीशन में गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज चेक करते हैं। और फिर एक आता है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस वगैरह है, तो इसमें भी गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अभी हमने शुरू में पढ़ा था वो होता है ALT। ALT में भी जो वायरल हेपेटाइटिस है, वायरल हेपेटाइटिस की कंडीशन में ALT, वो वायरल हेपेटाइटिस की कंडीशन में बढ़ेगा, वायरल हेपेटाइटिस की कंडीशन में ALT भी बढ़ेगा। और जो GGT होता है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, वो भी इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, तो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस की कंडीशन में बढ़ेगा। नेक्स्ट जो तीसरा सॉरी फोर्थ नंबर का जो है कोलिनेस्ट्रेज। कोलिनेस्ट्रेज जो है ये विच इज़ कॉल्ड एज ट्रू कोलिनेस्ट्रेज और कोलिनेस्ट्रेज फर्स्ट, इसको ये कहाँ मिलता है? ये एरिथ्रोसाइट, लंग्स एंड स्प्लीन, देन नर्व एंडिंग्स एंड द ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन। ये दो चीज़ें तो इजीली याद हो जाएगी, क्योंकि कोलिनेस्ट्रेज बेसिकली एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन करता है। एसिटाइल कोलिन कहाँ मिलता है? नर्व एंडिंग्स में मिलता है और ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन में मिलता है ना, ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन में मिलता है। लेकिन ये दो चीज़ें और याद रखना रहेगी, कोलिनेस्ट्रेज एरिथ्रोसाइट में भी मिलता है, कोलिनेस्ट्रेज लंग्स एंड स्प्लीन में भी मिलता है। एरिथ्रोसाइट, लंग्स, स्प्लीन, एरिथ्रोसाइट, लंग्स, स्प्लीन। स्प्लीन में कोरिलेट कर सकते हैं कि सारा का सारा एरिथ्रोसाइट का डिग्रेडेशन कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है, तो स्प्लीन में भी मिलता है, एरिथ्रोसाइट में तो मिलता ही है, साथ में लंग्स में तो मिलता ही है। लंग्स में है ना, यहाँ देखो लीवर का कोई रोल नहीं है, ये याद रखना है कि नॉट फाउंड इन द लीवर। अब इसमें यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसको अपन चेक कर लेंगे, क्योंकि एज ए टेस्ट ऑफ लीवर फंक्शन, तो ये लीवर फंक्शन के टेस्ट में कोलिनेस्ट्रेज यहाँ लंग्स में नहीं है, गलत है ये, यहाँ इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा लीवर। ठीक है, ये गलत लिखा है, यहाँ लिखना पड़ेगा लीवर। तो लीवर और स्प्लीन में मिलेगा, लंग्स में नहीं है। लीवर स्प्लीन में मिलेगा, नर्व एंडिंग्स में मिलेगा, ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन में मिलेगा। और भी फ्रेंड्स आप चेक कर लें कि लंग्स में ही है या नहीं है। ठीक है, अब ये किसका टेस्ट लगाता है? ये लीवर फंक्शन का टेस्ट लगाते हैं इससे। इसके बाद में एज एन इंडिकेटर ऑफ पॉसिबल इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग, तो कोलिनेस्ट्रेज इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये मैंने आपको इसका थ्योरी बताया था कैसे होता है, क्योंकि जैसे ही एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन बहुत ज़्यादा बनेगा, क्योंकि कोलिनेस्ट्रेज जो है वो तो लीक आउट हो गया। तो इस कंडीशन में इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग की कंडीशन में ट्रेमर आएंगे, कन्वल्जन्स आएंगे, तो ऐसी कंडीशन बनेगी। ठीक, अब ये सीरम में चला गया कोलिनेस्ट्रेज, तो इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग कंडीशन में मिल रहा है। अब ये कब घटा हुआ कब मिलेगा कोलिनेस्ट्रेज? व्हेन ये देखो यहाँ तो डिक्रीज्ड प्लाज्मा, कब मिलेगा डिक्रीज कंडीशन में? जैसे लीवर काम नहीं कर रहा है, हेपेटोपेरेन्काइमल डिसीज में मिलेगा। देन इंजेक्शन और एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन ऑफ सच एंटीकोलिनेस्ट्रेज एज ऑर्गेनोफॉस्फेट, तो जब हम कोई ऑर्गेनोफॉस्फेट खाएंगे या कोई एंटीकोलिनेस्ट्रेज खाएंगे तब इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग में बढ़ा हुआ मिलता है, पर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में मतलब मेजरमेंट ये बढ़ा हुआ तो यहाँ है ही नहीं कहीं से कहीं तक, मतलब जो घटा हुआ मिलता है वो यहाँ मिलता है। और इंक्रीज कब होगा ये, मतलब घटेगा कब? घटेगा तब जब
ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होगी। इस ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में डिक्रीज कोलिनेस्ट्रेज मिलता है। ओके, डिक्रीज कोलिनेस्ट्रेज। अब ये कंसंट्रेशन बढ़ेगा कब? ये बढ़ेगा तब जैसे रिकवरी हो रही होगी, तो रिकवरी फ्रॉम लीवर डैमेज, एक्टिवली ग्रोइंग हेपेटोसाइट्स और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, यूरिन में ये जाएगा नहीं कोलिनेस्ट्रेज, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बढ़ जाएगा। तो बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन कब मिलता है? जब रिकवरी हो रही होती है लीवर की, और या फिर घटा हुआ कंडीशन कब मिलता है? जब ऑर्गेनोफॉस्फेट खा लिया हो। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये फिफ्थ नंबर लास्ट है लीवर का। तो लीवर का एंजाइम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज कहाँ मिलता है? इज ए माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम फाउंड मेनली इन द लीवर। कहाँ कहाँ मिलेगा ये? माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, लीवर में मिलेगा। ये याद रखना है कि ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। कहाँ मिलेगा? लीवर, हार्ट मसल, किडनी, बट स्मॉल अमाउंट अकर्स इन द टिश्यू इंक्लूडिंग ब्रेन, स्केलेटल मसल और ल्यूकोसाइट्स। तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है, ये कहाँ कहाँ मिलेगा? लीवर में मिलेगा, हार्ट मसल में मिलेगा, किडनी में मिलेगा, ब्रेन है, स्केलेटल मसल में मिलेगा और ल्यूकोसाइट्स में मिलेगा। ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज Glutamate dehydrogenase is increased in the serum of the patient with hepatocellular damage, offering differential diagnosis potential in the investigation of the liver disease, particularly when interpreted in conjugation with the other enzyme test. The key of the differential diagnosis potential is to be found in an intra-organ and intracellular distribution of the enzyme. As an exclusively mitochondrial enzyme, GLD is released from necrotic cells and is of the value of estimating severity of the liver cell damage, है ना। तो ये जो जो हमारा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज है लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। तो जब लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ज़्यादा सेल डैमेज होगा और माइटोकॉन्ड्रिया से जब रिलीज होगा, तभी हम डिफरेंशियल बता सकते हैं कि जो मेनली किसके कारण हुआ है, सेल डैमेज इज ड्यू टू नेक्रोसिस। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं डिफरेंशियली diagnosed GGT necrosis of cells of liver। ये याद रखना है, लीवर सेल नेक्रोसिस में GGT बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये थे हमारे 5 एंजाइम अभी तक लीवर के। अब जैसे मान लो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक चीज़ और बता दूं, मान लो कि लीवर डैमेज हुआ है तो ALT तो बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना। तो ALT बढ़ा हुआ मिलेगा। ALT बड़े होने के साथ साथ GGT भी बढ़ा हुआ मिलेगा अगर नेक्रोसिस हुआ होगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं मसल एंजाइम्स में। मसल एंजाइम्स कौन कौन सा हो गया? एक तो क्रिएटिन काइनेज हो गया मसल एंजाइम, दूसरा आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज हो गया, 2। ठीक है। और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के बाद में आपका एसिड फॉस्फेट, ये देखिए ये एसिड फॉस्फेट 3। और इसके बाद आ जाएं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज 4। तो ये 4 हैं जो कि मसल एंजाइम है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। ओके, मसल एंजाइम जो है सबसे पहले नंबर पे है क्रिएटिन काइनेज। पहला क्या है? क्रिएटिन काइनेज। तो पहला है आपका क्रिएटिन काइनेज, दूसरा है आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, तीसरा है एसिड फॉस्फेट और चौथा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस ये हैं। ये 4 जो हैं ये मसल एंजाइम्स हैं। ठीक है, क्रिएटिनिन
क्रिएटिन काइनेज, LDH, ACP और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट है मसल एंजाइम्स। तो फर्स्ट इज द क्रिएटिन काइनेज। द क्रिएटिन काइनेज इज मोस्ट एबंडेंट इन द सेल ऑफ कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स। ओके, तो कार्डियक में, स्केलेटल में मिलता है, एंड ऑफ कोर्स इन द ब्रेन, बट ऑल्सो अगर इन अदर टिश्यूज स्मूथ मसल्स, तो हर टाइप की मसल में मिलता है ये। ब्रेन में भी मिलता है क्रिएटिन काइनेज। द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन सम ह्यूमन टिश्यू एंड सीरम फॉर क्रिएटिन काइनेज, द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज लॉगरिथमिक। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, नॉर्मल रेंज है इसकी मेल में 46 to 117। देखिए मसल्स पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा होती हैं। ओके, तो इसलिए कंसंट्रेशन भी 171 तक चला गया, तो 46 to 171 यूनिट पर लीटर, एंड इन फीमेल 34 to 144 यूनिट पर लीटर। ठीक, 46 to 171 और 34 to 145। तो इसके अंदर ही ये आ गई, ये वैल्यू जो है इसके अंदर आ गई 46 से 171 और 34 से 145। सीरम सीके एक्टिविटी इज ग्रेटली एलिवेटेड इन ऑल टाइप ऑफ द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ओके, तो ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेगा? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केस में। इन प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पार्शली डुचेन सेक्स लिंक्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। एंजाइम एक्टिविटी इन द सीरम इज हाईएस्ट इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। क्योंकि मसल जनरेशन इस समय सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हाईएस्ट एक्टिविटी कहाँ मिलेगी? इन्फेंसीज में, चाइल्डहुड में, एंड में इंक्रीज long before the disease is clinically apparent. The serum CK activity characteristically fall as patient get older and the mass function muscle diminishes with the progression of the disease. तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी, गेट ओल्डर, तो इस कंडीशन में CK एक्टिविटी घटेगी, और चाइल्डहुड एंड इन्फेंसी वाली कंडीशन में जो CK एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अबाउट 50% to 80% ऑफ द एसिम्टोमेटिक फीमेल कैरियर्स ऑफ डचिन डिस्ट्रॉफी शोज 3 folds to 6 folds इंक्रीज इन द CK एक्टिविटी। तो जो एक डिसीज़ होती है इसको हम कहते हैं डचिन डिस्ट्रॉफी। तो डचिन डिस्ट्रॉफी में ये देखा गया है कि इसमें CK एक्टिविटी 6 fold ज़्यादा होती है। कितनी? 6 fold ज़्यादा होती है। क्वाइट हाई वैल्यू ऑफ CK आर नोटेड इन द वायरल मायोसाइटिस। तो जितनी मसल्स की है, तो मायोसाइटिस हो गई, पॉलीमायोसाइटिस हो गई, सिमिलर मसल डिसीज़ हो गई, इनमें सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन ये देखा गया है कि जो न्यूरोलॉजिकल मस्कुलर डिसीज़ है, सच एज माइस्थेनिया ग्रेविस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पॉलीमाइलिटिस और पार्किंसनिज्म, इसमें सीरम एंजाइम एक्टिविटी नॉर्मल रहती है। तो CK एक्टिविटी क्या रहती है? नॉर्मल रहती है। किस कंडीशन में? अगर वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में सीरम एक्टिविटी जो रहती है वो नॉर्मल रहती है। नाउ CK के अदर आइसोएंजाइम्स भी हैं। तो CK के आइसोएंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन सब यूनिट। तो इसके जो है 2 प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं। एक होता है M फॉर मस्कुलर, एंड B फॉर ब्रेन, विच कंबाइन टू फॉर्म 3 आइसोएंजाइम्स। एक तो क्या बनता है? B से BB बनता है, तो ये CK1 है, फिर MB है तो CK2 है, और MM है वो CK3 है। CK-MM इज द प्रीडोमिनेंट आइसोएंजाइम इन द स्केलेटल, क्योंकि MM है तो मसल्स में ज़्यादा मिलेगा, और ये प्रीडोमिनेंट है ओके इन द मसल, कार्डियक एंड स्केलेटल मसल, एंड इज डिटेक्टेबल इन द प्लाज्मा ऑफ नॉर्मल सब्जेक्ट। अब ये MB की बात करें तो मसल और ब्रेन, तो अकाउंट्स फॉर 35% ऑफ द टोटल CK एक्टिविटी इन द कार्डियक मसल। तो MB में भी जो मसल का पार्ट है ना, उसमें कार्डियक मसल में इसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा मिलेगी, एंड लेस देन 5% इन द स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल में कम मिलेगा, कार्डियक मसल में ज़्यादा मिलेगा। इट्स प्लाज्मा एक्टिविटी इज ऑलवेज हाई आफ्टर मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो मसल में जब भी मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा हार्ट में, तब ये CK MB की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो ये याद रखना है कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन में CK MB बढ़ा हुआ रहेगा, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में CK MB बढ़ा हुआ रहेगा, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में CK MB बढ़ा हुआ रहेगा। It may be detectable in the plasma of patient with a variety of other disorder in whom the total CK activity is raised, but this accounts for less than 6% of the total. CKBB is present in high concentration in the brain and in the smooth muscle of the gastrointestinal and genital tract. तो CKBB सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? ब्रेन में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में स्मूथ मसल्स में भी मिलेगा,
और जेनिटल ट्रैक्ट की स्मूथ मसल्स में मिलेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड जेनिटल ट्रैक्ट की स्मूथ मसल्स में मिलेगा। ओके, ऑल्दो दे हैव बीन सीन रिपोर्टेड आफ्टर brain damage and in association with the malignant tumor of the bronchus, prostate and breast associated with the breast measurement is not of proven value for diagnostic this condition। तो इसके अलावा ये ब्रेन डैमेज में तो मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट, लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ब्रोंकस, प्रोस्टेट एंड ब्रेस्ट, मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ब्रोंकस, प्रोस्टेट एंड ब्रेस्ट, तो कहीं ना कहीं ये जो सीके है, ये सीके कहाँ काम आ रहा है, ये सीके काम आ रहा है मेलिग्नेंट ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर में ये काम आ रहा है। ओके, तो मेलिग्नेंट ट्यूमर में भी इसका वैल्यू बड़ा हुआ मिलेगा, लेकिन फिर भी इसको हम डायग्नोस्टिक वैल्यू में नहीं लेते हैं। इन मेलिग्नेंट डिसीजेस प्लाज्मा टोटल सीके एक्टिविटी इज यूजुअली नॉर्मल। अब ये यहाँ तो और ये लिखा हुआ है कि भाई मेलिग्नेंट में रहता है, लेकिन फिर भी ये नॉर्मल वैल्यू रहती है, इसलिए इसको ज़्यादा हम इग्नोर कर देते हैं, इसको ज़्यादा लेते नहीं हैं। अप्रॉक्सीमेट कंसंट्रेशन ऑफ द टिश्यू सीके एक्टिविटी एक्सप्रेस एज मल्टीपल एक्टिविटी कंसंट्रेशन इन द सीरम एंड साइटोकाइन एंजाइम्स कंपोजिशन। तो इसके कितने आइसो एंजाइम्स हो गए, इसके 3 आइसो एंजाइम्स हो गए सीके के, है ना, बीबी, एमबी और एमएम। अब आते हैं नेक्स्ट हार्मोन, वो है नेक्स्ट एंजाइम, वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज कैटलाइजेज द रिवर्सिबल इंटरकन्वर्जन ऑफ लैक्टेट एंड पायरुवेट। तो लैक्टेट कहाँ रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटरकन्वर्जन ऑफ लैक्टेट और पायरुवेट। इधर मान लीजिए पायरुवेट और इधर लैक्टेट, तो इसके कन्वर्जन के लिए ये एलडीएच काम आता है। और ये पायरुवेट आपको पता है, पायरुवेट क्रेब्स साइकिल, ये जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है उसका एक प्रोडक्ट है जो कि बनता है, उसके बाद पायरुवेट जो होता है लैक्टेट में कन्वर्ट होता है ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ये मसल्स में भी लैक्टेट बनाता है। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज कहाँ कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, द एंजाइम इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी विथ हाई कंसंट्रेशन इन द सेल ऑफ कार्डियक एंड स्केलेटल मसल, लीवर, किडनी, ब्रेन, इरिथ्रोसाइट, लीवर, किडनी, ब्रेन, इरिथ्रोसाइट। तो स्केलेटल मसल्स में तो मिलेगा ही मिलेगा, कार्डियक मसल में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके अलावा लीवर में भी मिलता ही है। इसके अलावा कहाँ मिलेगा, किडनी में, ब्रेन में, इरिथ्रोसाइट में, किडनी में, ब्रेन में, इरिथ्रोसाइट में, याद रखना है, किडनी में, ब्रेन में, इरिथ्रोसाइट में। मेजरमेंट ऑफ प्लाज्मा टोटल लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज activity is therefore non-specific marker of cell damage. LD has a molecular weight 134 kilodalton and it is composed of 4 peptide chains। तो यहाँ पर हमने 4 peptide chains बनाई हैं, या तो H मिलेगा या M मिलेगा, ठीक है। तो H M को बोलते हैं, A भी बोलते हैं, H को B भी बोलते हैं। M क्यों हैं और H क्यों हैं, तो अंडर सच सेपरेट जेनेटिक कंट्रोल, अंडर सेपरेट जेनेटिक कंट्रोल the subunit composed of 5 isoenzymes are listed below in order of their decreasing anodal mobility in the alkaline medium। देखो जो LD है उसमें 4 H मिलते हैं तो H4 हो गया, ठीक है। ये माइग्रेट्स फास्टर टुवर्ड्स द एनोड, तो एनोड की तरफ बहुत फास्ट भागेगा, एनोड यानी कि पॉजिटिव, ओके। तो ये एनोड की तरफ भागेगा। जो LD2 है वो H3M हो गया, LD3 है H2M2 हो गया, LD4 है HM3 हो गया, LD5 है वो M4 हो गया, यानी कि H4 फिर H3 फिर H2 फिर H1 और फिर M4 ऐसे आ गया, ओके। तो ये समझ लिया कि पहले वाले में जो LD1 कहलाता है वो उसमें H4 होता है, फिर H3 होता है, फिर H2 होता है, फिर H1 होता है, फिर M4 हो जाता है। अब क्लिनिकल साइंस में आते हैं, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो नॉर्मल रेंज है LDH का 180 to 360 यूनिट पर लीटर, 180 to 360 बहुत ज़्यादा, ये देखिए 180 to 360 यूनिट पर लीटर, बाकी हम जो पढ़ रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा है, 180 to 360 यूनिट पर लीटर। It is increased in the plasma in the myocardial injury, acute leukemia, generalized carcinomatosis, okay, and in acute hepatitis। तो किस किस कंडीशन में बढ़ता है ये, देखो लीवर में मिलता है तो एक्यूट हेपेटाइटिस करेगा, उसके बाद मायोकार्डियम में मिलता है तो मायोकार्डियल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर ये आरबीसी में मिलता है पर ये यहाँ पर एक्यूट ल्यूकेमिया करता है, और जनरलाइज्ड कार्सिनोमा करता है। तो कार्सिनोमा वाली कंडीशन में ही बढ़ा हुआ मिलेगा,
ठीक है। एक्यूट ल्यूकेमियास की कंडीशन में LDH बढ़ा हुआ मिलेगा। मायोकार्डियल इंजरी केस में LDH बढ़ा हुआ मिलेगा। एक्यूट हेपेटाइटिस में LDH बढ़ा हुआ मिलेगा। एस्टिमेशन ऑफ इट्स आइसोएंजाइम इज मोर यूजफुल इन क्लिनिकल डायग्नोसिस बिटवीन हेपेटिक डिसीज एंड मायोकार्डियल डिसीज। तो इसका एस्टिमेशन इसलिए करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि हेपेटिक डिसीज़ ज़्यादा हो रही है कि मायोकार्डियल। तो ये जनरली मायोकार्डियल डिसीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ओके, ये हेपेटिक डिसीज़ में भी ज़्यादा बढ़ता है, मायोकार्डियल डिसीज़ में भी ज़्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पर हमने शुरू में भी लिखा था कि जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है इसमें LDH भी बढ़ता है और AST भी बढ़ता है। तो LDH ही आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब LD एक्टिविटी कब कब बढ़ेगी? बढ़ेगी, आर्टिफिशियल बढ़ेगी जब ड्यू टू इन विट्रो हिमोलिसिस और डिलेड सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम होल ब्लड। तो जब इन विट्रो हिमोलिसिस करते हैं, क्योंकि RBC में मिलता है ये, तो RBC जब हिमोलिसिस होगा तो ये रिलीज़ होगा तो बाहर आएगा। और डिलेड सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम होल ब्लड, और जब हम प्लाज्मा से होल ब्लड सेपरेट करते हैं, प्लाज्मा सेपरेट करते हैं हम, तो प्लाज्मा सेपरेट करने के टाइम पे वो लीक आउट हो जाता है, प्लाज्मा में आता है, इसलिए भी LDH ज़्यादा मिलता है हमें। मार्क्ड इंक्रीज मोर देन 5 टाइम्स और अपर रेफरेंस लिमिट इन द एडल्ट्स। सर्कुलेटरी फेल्यूर विद शॉक एंड हाइपोक्सिया। जब सर्कुलेटरी फेल्यूर हो जाए, शॉक लगे, हाइपोक्सिया हो जाए, तो RBC का क्या है, रप्चर हो जाता है तो लीक आउट होता है LDH और मिलता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये तो मोस्ट कॉमनली इसमें LDH बढ़ा हुआ मिलेगा, ये आपको देखना ही देखना है। इसके बाद सम हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर इन द ब्लड डिसीज सच एज द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, एक्यूट ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमास। तो जितने भी ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मतलब जितना भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एक्यूट ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, तो ये जो ब्लड से रिलेटेड कैंसर हैं उसके लिए भी LDH से ही डायग्नोसिस करते हैं। वेरी हाई लेवल अप टू 20 टाइम्स द अपर रेफरेंस ऑफ द लिमिट इन द एडल्ट्स में बी फाउंड। तो 20 टाइम्स से भी ज़्यादा हायर इसमें रेफरेंस से भी ज़्यादा रेंज मिलती है किसमें, माइलोब्लास्टिक एनीमिया, एक्यूट ल्यूकेमिया, लिम्फोमास में। मॉडरेट इंक्रीज इन वायरल हेपेटाइटिस, मेलिग्नेंसी ऑफ एनी टिश्यू, स्केलेटल मसल डिसीज, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। तो थोड़ा बहुत बढ़ता है वायरल हेपेटाइटिस में, मेलिग्नेंसी ऑफ एनी टिश्यू, तो ये ट्यूमर वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वायरल हेपेटाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वायरल हेपेटाइटिस के लिए हमारा ALT भी रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। तो वायरल हेपेटाइटिस जब भी हुआ तो हमने इसके लिए ALT भी पढ़ा है हमने, तो ये याद रखना है। तो वायरल हेपेटाइटिस में नॉट ओनली ALT बट ऑल्सो LDH, ये भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो वायरल हेपेटाइटिस, मेलिग्नेंसी ऑफ एनी टिश्यू, स्केलेटल मसल डिसीज, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब सोचो पल्मोनरी, विच वन ऑफ द एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म? द इंक्रीज कंसंट्रेशन इज टू बी सीन इन केस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। किसका मिलता है? LDH का मिलता है, ये याद रखना है। अब इसके आइसो एंजाइम्स अलग अलग हैं जो हमने 5 पढ़े हैं। तो LD1 फ्रैक्शन प्रीडोमिनेट्स इन द सेल ऑफ कार्डियक मसल, इरिथ्रोसाइट एंड किडनी। तो जो LD1 है वो कार्डियक मसल में मिलेगा, एरिथ्रोसाइट में मिलेगा, किडनी में मिलेगा, ठीक है। मसल में एरिथ्रोसाइट और किडनी, ये तो पढ़ा हुआ है हमने। अब LD5, क्योंकि LD1 जो होता है उसमें H सब यूनिट सबसे ज़्यादा होती है, H इज़ फॉर हार्ट। ओके, यहाँ ये आपको हम बता दें कि H इज़ फॉर हार्ट और M इज़ फॉर मसल। तो हार्ट में सबसे ज़्यादा मिलेगा, इसके कार्डियक मसल में, एरिथ्रोसाइट और किडनी में। अब जो LD5 है वो मोस्ट एबंडेंटली फाउंड इन द लीवर एंड, क्योंकि जो ये है M फॉर मसल हो गया, तो लीवर में और स्केलेटल मसल में। तो ये कहाँ मोस्ट प्रोमिनेंटली मिलेगा? ये प्रीडोमिनेंटली स्केलेटल मसल में, और ये यहाँ कहाँ मिलेगा? ये कार्डियक मसल में। तो H फॉर हार्ट, M फॉर मसल, ऐसे करो। Whereas in many conditions there is increase in all the fractions, the finding of certain pattern of the diagnostic value is of the diagnostic value. The predominant elevation of LD1 and LD5. LD1 is greater than LD5 occurs after myocardial infarction. तो यह भी बताया कि जो LD1 है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? कार्डियक मसल में। तो LD5 सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा जब भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में भी और इन अदर रीनल इन्फेक्शन में। क्योंकि जो किडनी है, ये याद रखना है, क्वेश्चन आया कि रीनल इन्फेक्शन के केस में कौन सा एंजाइम बढ़ा हुआ मिलेगा, तो याद रखना है LDH बढ़ा हुआ मिलेगा। रीनल इन्फेक्शन में LDH बढ़ा हुआ मिलेगा।
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में LDH बढ़ा हुआ मिलेगा। नाउ नेक्स्ट प्रीडोमिनेंट एलिवेशन ऑफ LD2 एंड LD3। अब इसमें क्या है, इसमें LD2 में जो है H3 है, LD2 में क्या है H3 है, LD3 में क्या है H2 है, LD4 में क्या है H1 है। ओके, तो LD2 एंड LD3 अकर्स इन एक्यूट ल्यूकेमिया। LD2 और LD3 में क्या मिलेगा, एक्यूट ल्यूकेमिया मिलेगा। एक्यूट ल्यूकेमिया के केस में LD2 और LD3 बढ़ा हुआ मिलेगा। LD3 इज द मेन आइसोएंजाइम एलिवेटेड ड्यू टू मेलिग्नेंसी ऑफ मेनी टिश्यू। तो मेलिग्नेंसी की कंडीशन, अभी देखो जब भी कभी मेलिग्नेंसी की बात आए तो आपको LDH की बात रखनी है। ओके, LDH हमेशा मायोकार्डियल इंजरी और ल्यूकेमिया की कंडीशन में, कार्सिनोमा की कंडीशन में, एक्यूट हेपेटाइटिस की कंडीशन में, वायरल हेपेटाइटिस की कंडीशन में बढ़ा हुआ मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसको याद रखना है। एलिवेशन ऑफ LD5 अकर्स आफ्टर डैमेज ऑफ लीवर और स्केलेटल मसल। तो लीवर और स्केलेटल मसल के कारण, क्योंकि M4 मसल हो गया, LD5 में M4 मिलता है, तो लीवर और स्केलेटल मसल में डैमेज होने से LD5 ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज द एसिड फॉस्फेटेज। ये चौथे नंबर का एंजाइम हो गया एसिड फॉस्फेटेज। पहले हमने पढ़ा था एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये है एसिड फॉस्फेटेज। द एसिड फॉस्फेटेज प्रेजेंट इन द लाइसोजाइम। तो कौन सा एंजाइम है जो लाइसोजाइम में मिलता है, लाइसोसोम्स में मिलता है, सॉरी लाइसोसोम्स में मिलने वाला एंजाइम है एसिड फॉस्फेटेज। कौन सा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, तो गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, ये याद रखना है। एसिड फॉस्फेटेज इज प्रेजेंट इन लाइसोसोम which are organelle present in all cells with the possible exception of erythrocyte। लाइसोसोम कहाँ नहीं होता, इरिथ्रोसाइट में नहीं होता। इरिथ्रोसाइट में नहीं होता तो एसिड फॉस्फेटेज इरिथ्रोसाइट में नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा लाइसोसोमल ACP आर आल्सो प्रेजेंट इन मैनी सेल। तो ऐसा नहीं है कि केवल लाइसोसोम में मिल रहा है, लाइसोसोम के अलावा भी मिल सकता है। अब कहाँ कहाँ मिलता है ये एसिड ACP, तो एसिड फॉस्फेट मिलता है प्रोस्टेट में, बोन की ऑस्टियोक्लास्ट में। तो ऑस्टियोब्लास्ट में क्या मिलता है, ऑस्टियोब्लास्ट में मिलता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ऑस्टियोक्लास्ट में क्या मिलता है, एसिड फॉस्फेटेज। इसके अलावा बोन्स के अलावा स्प्लीन, प्लेटलेट और इरिथ्रोसाइट। प्रोस्टेट, बोन, स्प्लीन, प्लेटलेट, इरिथ्रोसाइट। प्रोस्टेट, बोन, स्प्लीन, प्लेटलेट, इरिथ्रोसाइट, ये याद रखना है। इरिथ्रोसाइट में तो मिलेगा, याद रखना है। प्लेटलेट, स्प्लीन में मिलेगा, ये भी याद रखना है। और प्रोस्टेट में कैंसर होता है ना, तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये एसिड फॉस्फेटेज, इसलिए याद रखना है। इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, नॉर्मल रेंज 1.5 से 4.5 यूनिट पर लीटर, 1.5 से 4.5 यूनिट पर लीटर है। और इसका एलिवेटेड TR-ACP जो होता है वो एक तो पगेट्स डिसीज में मिलता है, पगेट डिसीज़। तो एक पगेट डिसीज़ होती है, तो देखो इसको याद रखने के लिए APPA गेट। तो जो ACP है वो पगेट डिसीज़ में मिलता है। हाइपरथायराइडिज्म विथ स्केलेटल इन्वॉल्वमेंट में मिलता है, हाइपरथायराइडिज्म विथ स्केलेटल इन्वॉल्वमेंट। तो जब भी हाइपरथायराइडिज्म होगा तो स्केलेटल इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा और इसमें मिलेगा। ऐसा क्यों है, हाइपरथायराइडिज्म से क्यों इससे कनेक्शन है, तो ये देखा गया है कि ये मिलता कहाँ पर है, बेसिकली बोन्स में मिलता है। ठीक है, तो इरिथ्रोसाइट में भी मिलता है। तो बोन्स और इरिथ्रोसाइट का जो ग्रोथ होता है वो हाइपरथायराइडिज्म से डिमिनिश हो जाता है। तो जब भी हाइपरथायराइडिज्म होगा तो स्केलेटल इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये बड़ा हुआ मिलेगा, ये याद रखना है। प्रेजेंस ऑफ मेलिग्नेंट इन्वेजन ऑफ बोन बाय कैंसर। तो बोन्स में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है, ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो होती है उससे कैंसर होता है। तो जब भी कैंसर की कंडीशन बनेगी तभी ये एसिड फॉस्फेट बढ़ा हुआ मिलेगा, एसिड फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ मिलेगा। द ओनली नॉन बोन कंडीशन इन विच एलिवेटेड एक्टिविटी ऑफ TR-ACP आर फाउंड इन द सीरम इन गाउचर्स डिसीज ऑफ द स्प्लीन। कब कब मिलेगा, ऐसी कौन सी डिसीज से, गाउचर डिसीज ऑफ द स्प्लीन और लाइसोसोम स्टोरेज डिसीज, इसमें एसिड फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ मिलेगा। गाउचर डिसीज ऑफ द स्प्लीन एंड लाइसोसोम स्टोरेज डिसीज, इसमें एसिड फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ मिलेगा। द मेन इंडिकेशन ऑफ एस्टिमेशन आर टू हेल्प डायग्नोसिस प्रोस्टेट कार्सिनोमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कि प्रोस्टेट कार्सिनोमा में क्या बढ़ा हुआ मिलेगा, तो एसिड फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ मिलेगा। एंड टू मॉनिटर इट्स ट्रीटमेंट, the estimation is gradually being replaced by measurement of the plasma prostate specific antigen
a protein derived from the prostate. This test is more specific, sensitive for the diagnosis and monitoring and treatment. However, it may be raised in similar circumstances to those affecting prostate ACP and is more expensive to estimate. ACP is more useful for monitoring the treatment of known case of disseminated prostate carcinoma than for making the diagnosis. तो ये जो ACP है किस कंडीशन में बढ़ावा मिलता है? प्रोस्टेट कार्सिनोमा में, ये याद रखना है बस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज क्या है? बेसिकली जब भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि HMP शंट के अंतर्गत, HMP शंट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में, और इसमें प्रोडक्शन होता है NADPH का, और इसमें एंजाइम यूज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। तो जब भी HMP शंट चलता है तो इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ NADPH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहीं इंटरव्यूज़ वगैरह में भी पूछा जाता है कि जो HMP शंट है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है NADPH का, और सेकेंड सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? वो होता है पेंटोस शुगर का। ठीक है, जो ज़ाइलोलोज वगैरह जो प्रोड्यूस होते हैं वो HMP शंट से होते हैं। तो HMP शंट इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ NADPH एंड पेंटोस शुगर, तो ये याद रखना है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है वो एक एंजाइम है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट करता है। ओके, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट करता है। तो NADP प्लस ये जो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एक्सप्रेस्ड इन ऑल सेल्स एंड कैटलाइज द फर्स्ट स्टेप in the hexose monophosphamide shunt pathway, the conversion of glucose 6 phosphate to 6 phosphogluconate, generating NADPH. Glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency is the most common enzymopathy affecting 400 million people in worldwide. More than 400 different type of glucose 6 phosphate dehydrogenase variants have been described, leading to different enzymes activity associated with a wide range of biochemical एंड क्लिनिकल फिनोटाइप्स। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज बहुत सारे लगभग 400 मिलियन पीपल्स ऑफ वर्ल्ड वाइड में ये डेफिशिएंट मिलता है ना। मेनली ये निग्रोज में डेफिशिएंट मिलता है, अफ्रीका वाले जो होते हैं उनमें ये डेफिशिएंट मिलता है। और जब ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है? RBC की फ्रेजिलिटी बहुत बढ़ जाती है, हिमोलिसिस होता है। तो वहाँ नॉर्मली उन लोगों को हिमोलिसिस होता है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे आपको डिस्कस करूँगा। The majority of glucose 6 phosphate dehydrogenase deficient individuals develop hemolysis only when oxidative stress occur। तो जब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा तब हिमोलिसिस होगी। एज विच इन्फेक्शंस एंड आफ्टर इंजेक्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स। इसके अलावा भी जैसे फेवाबिन खा ली है ना, या फिर कुछ ड्रग्स ले ली, तो उसके कारण भी इसमें हिमोलिसिस होता है अपने ऐसे 400 मिलियंस में निग्रोज में। तो ये जो डिसीज़ है ये इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। इसके बारे में मैं अभी आपसे और डिस्कस करूँगा। आउटसाइड दीज पीरियड्स दे आर यूजली एसिम्प्टोमेटिक। However, glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency also leads to mild to severe chronic hemolysis। तो इसमें कभी कभी सीवियर हिमोलिसिस भी होता है एक्सेलरेटेड बाय ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो जब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा RBC रप्चर होगी तो क्रोनिक हिमोलिसिस होगी। द रेफरेंस इंटरवल फॉर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज ऑन एरिथ्रोसाइट इज 8 to 14 यूनिट पर ग्राम हीमोग्लोबिन। वैल्यू मोर देन 18 यूनिट पर ग्राम हीमोग्लोबिन आर ऑफन एनकाउंटर्ड in any condition associated with the younger than normal RBC but are of no clinical significance। तो 18 अभी हमने पढ़ा 8 से 14 यूनिट पर ग्राम भी है, पर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। यंगर्स में इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज याद रखना है 8 to 14 यूनिट ग्राम पर हीमोग्लोबिन। ओके, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी बेसिकली देखी गई है निग्रोज में और सिंध एरिया में जो लोग रहते हैं। तो इनमें ये देखा गया है कि इनमें हिमोलिसिस नॉर्मली होती है और इनको सल्फर ड्रग्स नहीं दी जाती। तो
तो हेमोलिसिस होने के कारण क्या होता है, ये मलेरिया रेजिस्टेंट होते हैं, इन लोगों में मलेरिया की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये कंडीशन कब बनती है, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एलिवेटेड कंडीशन में मिलता है इन केस ऑफ निग्रोज एंड सिंध एरिया के लोगों में, इसलिए इसको हमने 400 मिलियन लोगों को अफेक्टेड बताया है। तो ये थी अभी तक की पूरी एंजाइमोलॉजी। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्लॉटिंग एंजाइम्स आर प्लाज्मा फंक्शनल एंजाइम्स, ठीक है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज हैज 5 आइसोएंजाइम्स। CKMB आइसोएंजाइम इज इंक्रीज्ड इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा तो जो है क्रिएटिन काइनेस का MB आइसोएंजाइम बढ़ेगा। स्पेसिफिक मार्कर फॉर लीवर डैमेज इज ALT। लीवर डैमेज जब भी होगा ALT बढ़ेगा। अगर कोई पूछे AST तो नहीं भैया, AST नहीं बढ़ेगा, AST होता है स्पेशली हार्ट मसल्स में। फिर नेक्स्ट है एसिड फॉस्फेट आर द मार्कर फॉर प्रोस्टेट कार्सिनोमा, ये याद रखना है, प्रोस्टेट कार्सिनोमा में एसिड फॉस्फेट बढ़ेगा। अब देखो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस बढ़ेगा, हेमोलिसिस होगा। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस का हेमोलिसिस से अभी हमने पढ़ा निग्रोस की कंडीशन में मिलता है। दूसरा है क्रिएटिन काइनेस। क्रिएटिन काइनेस हमेशा मसल डिसीज में मिलता है क्योंकि क्रिएटिन मसल में मिलता है। फिर इसके बाद एलेनिन ट्रांसएमिनेज जो होता है वो हेपेटाइटिस की कंडीशन में। तो एलेनिन ट्रांसएमिनेशन एमिनेज जो होता है मेन हेपेटाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइपेज जो है वो पेंक्रियाटाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज, तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज कोलिन जो कोलिस्टेसिस है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि जो जितने भी ट्यूब्यूल्स वगैरह होते हैं ना उसमें मिलता है। साथ में बोन मेलिग्नेंसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो जब ये होगा इसका एलिवेशन हो जाएगा। ओके, तो कौन कौन से एंजाइम कहाँ कहाँ रिस्पॉन्सिबल है। एंजाइम एस्टिमेशन में भी ऑफ वैल्यू इन द डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में हम क्रिएटिन काइनेस, LDH और इट्स आइसोएंजाइम और समटाइम्स AST को भी हम चेक करते हैं। याद रखना है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में CK, LD और AST 3 एंजाइम्स को देखते हैं। लीवर डिसीज के केस में हम ट्रांसएमिनेज जैसे ALP को देखते हैं और समटाइम हम GGT को भी देखते हैं। ALP को देखते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज। लीवर डिसीज में एक तो ट्रांसएमिनेज जिसमें आपका ALT आ गया, ठीक है, यहाँ अच्छे से लिख देते हैं ALT। तो ALT बढ़ा हुआ रहेगा, साथ में ALP एल्कलाइन फॉस्फेटेज और GGT बढ़ा हुआ रहेगा। बोन डिसीज में एल्कलाइन फॉस्फेटेज, बोन डिसीज में तो याद है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में एसिड फॉस्फेट, प्रोस्टेट कार्सिनोमा में एसिड फॉस्फेट। फिर एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की कंडीशन में एमाइलेज। मसल डिसऑर्डर्स के केस में जो है CK क्रिएटिन काइनेस बढ़ा हुआ रहेगा। तो इन मसल डिस्ट्रॉफीज प्लाज्मा लेवल ऑफ मसल एंजाइम्स CK एंड ट्रांसएमिनेज आर इंक्रीज्ड प्रोबेबली बिकॉज ऑफ लीकेज फ्रॉम द डिसीज्ड सेल। CK सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। अब हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर देखें तो वेरी हाई एक्टिविटी ऑफ LD may be found in megaloblastic anemia, leukemia and other conditions in which bone marrow activity is abnormal। तो LDH कहाँ बढ़ा हुआ मिलेगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में और ल्यूकीमिया में, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा जो बोन मैरो की एक्टिविटी है उसमें। फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बात करें तो ऑल प्लाज्मा एंजाइम एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द KC काइनिन, क्रिएटिन काइनिन MB में भी नॉर्मल अनटिल एटलीस्ट 4 आवर्स। तो ये याद रखना है कि कभी कोई पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है तो 4 घंटे तक CKMB नहीं बढ़ता, इसलिए 4 घंटे के बाद ही हमें डायग्नोस होगा कि CKMB बढ़ा है यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है। आफ्टर द ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन ड्यू टू द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ब्लड शुड नॉट बी टेकन फॉर एंजाइम assay until this time has elapsed। The simultaneous measurement of plasma CKMB activity which is shown to exceed 6% of the total CK activity may occasionally helps in early diagnosis। A raised plasma CKMB activity or concentration alone is not diagnostic of the infarction। Most of the CK release after a myocardial infarction is the MMI syndrome। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए MM वाला जो है रिस्पॉन्सिबल होता है और इसी को मेज़र करते हैं, ठीक है। विच इज़ फाउंड इन द बोथ स्केलेटल मायोकार्डियल मसल एंड हैज़ ए लॉन्ग लाइफ एंड देन MB फ्रैक्शन। MB से ज़्यादा MM का रोल रहता है। MM का लाइफ स्पान ज़्यादा रहता है, MB का लाइफ स्पान हाफ स्पान कम रहता है। आफ्टर अबाउट 24 आवर्स द फाइंडिंग ऑफ द हाई MM द अनडिटेक्टेबल MB डज नॉट exclude myocardial damage and cause a high
total CK activities. By this time, the plasma HBD usually rise. In most cases of the suspected myocardial infarction, measures plasma CK and the LD activity together with the clinical ECG finding and adequate to make the diagnosis. Plasma total CK activity alone can be very misleading. तो इसमें केवल CK का ही वैल्यू नहीं हम लेते हैं, साथ में हम LD1 का भी वैल्यू लेते हैं और CK में भी हम CK का वैल्यू ज़्यादा लेते हैं किस में, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो a raise in plasma total CK activity due to entirely to isoenzyme may follow recent intramuscular injection, exercise or surgery. This is most likely if associated with the normal plasma LD and ST. तो ये जब हम तीनों देखते हैं, मान लो CK भी देखा, LDH भी देखा और AST भी देखा, तो ये पाया मान लो कि LDH और AST नॉर्मल है, केवल CK बढ़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया। ये कब कब हो सकता है भाई, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे दिया हो, एक्सरसाइज हो या फिर सर्जरी हो, तो उस कंडीशन में भी CK बढ़ जाता है। इसलिए इन तीनों को एक साथ मेजर करते हैं, CK को, LDH को और AST को। अब इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के न्यू कुछ मार्कर्स आ गए हैं, वो है ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I। Troponin T और troponin I are regulatory protein involved in the myocardial contractility, both being evaluated as early as specific marker for acute myocardial infarction। ठीक है, इन दोनों को बहुत जल्दी अब आजकल डायग्नोसिस में लेते हैं, जो कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में यूज होते हैं। Elevated serum troponin are more predictive of adverse outcome in unstable angina और myocardial infarction than the conventional assay of CK2। तो अब CK2 का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये कन्वेंशनल हो गया है। अब हम एंजीना करेंगे या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा या फिर जो इन केस में हम ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I का मेजरमेंट ज़्यादा करते हैं। मेलिग्नेंसी में कौन कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हैं? Plasma total enzyme activity may be raised in abnormal isoenzyme detected in several neoplastic disorder। neoplastic disorder कौन कौन से? जैसे प्रोस्टेट कैंसर में एसिड फॉस्फेट बढ़ता है, ये याद रखना है। इसके बाद एनी मेलिग्नेंसी में एसोसिएटेड विद नॉन स्पेसिफिक इंक्रीज जो LDH होता है और ट्रांसएमिनेज होता है, इसकी एक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो हमें पता है कि जैसे कि एनीमिया हो गया या फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया या फिर कोई एक जितने भी टाइप के इसमें जो कार्सिनोमा हो गए उसमें LDH बढ़ता है। अभी यहाँ पढ़ा भी था, जैसे एक्यूट ल्यूकेमिया है, लिम्फोमा है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, तो इस कंडीशन में LDH बढ़ा हुआ ही मिलेगा। ये हो गया एक और दूसरा। Plasma transaminase and alkaline phosphatase elimination estimation may be the value of minor treatment। तो इसका ज़्यादा कोई रोल नहीं है। Tumor occasionally produced a number of enzymes such as Regan, ALP isoenzymes, LD, CK, assay of which may be used as all 8 of the diagnosis for monitoring the treatment। तो ट्यूमर जो होता है जैसे ALP का हम एस्टिमेशन करते हैं, LD का करते हैं और CK का करते हैं। ठीक है, एल्कलाइन फॉस्फेटेस का, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस का और क्रिएटिन काइनेज और इसमें भी BB का। तो ये हम कुछ ट्यूमर मार्कर हैं हमारे, और ये ट्यूमर मार्कर के बारे में हमने यहाँ सबसे पहले लिखा भी है। इसमें ये याद रखना है कि विच वन इज़ द ट्यूमर मार्कर। ट्यूमर मार्कर इज़ द लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस क्या है? ट्यूमर मार्कर है, तो ये याद रखना है। Okay, so this is all about the short note of clinical enzymology. Hope you will enjoy this lecture. Thanks.